Hello everyone, this is CA Akshat Goyal and welcome back to my channel. So as I said before, I will be sharing my subject-wise strategies for each subject. So in this video, I will be sharing my strategy for Paper 8 Indirect Taxation IDT, in which I secured 97 marks. So now, beginning with IDT, the first question is classes. So I took my classes at the 6th position in the order. I took the IDT at the 6th position. That is just before my direct tax classes, and that was almost 14 months before my exams in February-March 2021. I took the classes from Yashwant Mangal sir, and his classes were almost 130 hours. So now, when you are choosing your classes, the major considerations you should keep in mind should be first of all the length of the class. So classes should not be very long, like a 130 hours is almost a reasonable duration of time, and conceptual clarity should not be compromised at the same time. So I would not suggest going for a very fast track batch for IDT, but at the same time do not go for a batch which is almost like 250 or 300 hours. Even that is not advisable. So during the classes, the next question is once we take the classes, what all should be done along with that. So इसमें मेरी अप्रोच रहती थी सुबह क्लासेस ली और शाम को सिर्फ जो होमवर्क है उतना कर लिया, कि जो सर की बुक में इलस्ट्रेशन सर ने होमवर्क दिया, क्वेश्चन बुक पे क्वेश्चंस होमवर्क दिया, उन क्वेश्चंस को साथ के साथ कवर करते हुए उससे ज़्यादा एक बार कंसेप्ट वापस पढ़ लिया या ना भी पढ़ा वो चलता है, क्वेश्चंस में कंसेप्ट वापस कवर खुद हो ही जाते हैं. तो रोज एटलीस्ट अपने क्वेश्चन साथ साथ कवर करते रहो तो आपका सब कुछ ट्रैक पे रहेगा. नेक्स्ट थिंग आती है ना, आप खुद की कॉपी बनानी है क्या. सो इन माई केस आई चोज नॉट टू मेक अ कॉपी एट ऑल. कि मतलब कॉपी बनाने का कंसेप्ट ना क्या देखना पड़ता है कि अगर मैं कॉपी बना रहा हूँ तो क्या मेरी कॉपी मेरी बुक को रिप्लेस कर सकती है, तो क्या मेरी कॉपी उतनी एग्जॉस्टिव है. सो आई सेड कि इतनी एग्जॉस्टिव कॉपी तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा जो मेरी बुक को रिप्लेस कर दे. तो इन दी एंड मुझे अगर मैं कॉपी बनाऊंगा कॉपी भी और बुक भी रेफर करनी पड़ेगी, तो दो चीज़ रेफर कर सकते, एक ही चीज़ रेफर कर लूँ मैं. सो आई डिसाइडेड कॉपी ना बनाए, सिर्फ बुक से रेफर कर दें. सो दैट वॉज माई अप्रोच. सो आई रेफर डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स. सो ये हमारे क्लासेस का पोर्शन हो गया. इसके बाद हम आते हैं हमारे प्रिपरेशन लीव, हमारी जो एक्चुअल रिविजन्स चालू होते हैं. So I did 3 revisions for IDT. My first revision I did almost in October. That was before my preparation leave started. And that revision went on for almost like 15 days something. I do not remember the exact because it was a very casual revision along with my office. So almost 15 days can be a fair estimate of that. So उसमें मेरी approach क्या थी. So दो चीज़ें होती हैं जब पढ़ते हैं. एक हमारा होता है कंटेंट कहाँ से पढ़ना, दूसरी चीज़ क्वेश्चंस कहाँ से करना है. सो कंटेंट के लिए मैंने कौन सा मटेरियल रेफर किया था. सो मेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच थी इस रिगार्ड में, तो आई वोंट सजेस्ट कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच रखो. बट व्हाट आई डिड वाज मैंने सर की जो मेन मॉड्यूल्स हैं पहले उनको पढ़ा, उससे चैप्टर को पढ़ा, अच्छे से समझा. फिर स्टडी मैट से एक बार ऊपर से पढ़ा कि वो एग्जॉस्टिव है क्या, सब कवर हो रहा है क्या. एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये सर की बुक से पढ़ना है चैप्टर या फिर स्टडी मैट से पढ़ना है जिससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. लाइक कंप्लीट तो दोनों के अंदर ही है, जिससे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ उससे पढ़ लिया. तो इन दी एंड आई वाज लाइक कुछ चैप्टर स्टडी मैट से, कुछ चैप्टर सर की बुक से. सो मेरा ऐसा अप्रोच बन गया था. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ऐसा कुछ करो. यू कैन स्टिक टू स्टडी मैट, यू कैन स्टिक टू योर ऑथर्स बुक, बट जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हो वो आपकी टोटली एग्जॉस्टिव है, उसमें मतलब स्टडी मैट पूरी कवर हो रही है. फिर कंटेंट को पढ़ना कैसे है. सो इन दैट केस कंटेंट में 2 पार्ट जैसे हमारी बुक होती है उसमें 2-3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट आपका जो बेयर एक्ट होता है, बेयर सेक्शंस और रूल्स होते हैं. फिर आपके उसके बाद उसका एनालिसिस पोर्शन होता है, एंड देन वी हैव द क्वेश्चंस. सो माय अप्रोच वाज पहले जो बेयर सेक्शंस है और रूल्स है उनको पढ़ा, समझा, एनालिसिस पोर्शन पढ़ा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट किया कि मैंने सही समझा था क्या. एंड एट दिस पॉइंट जब मैंने पूरा कंटेंट समझ लिया, देन आई डिसाइडेड कि मुझे गोइंग फॉरवर्ड सेक्शन पढ़ना है या फिर उसका एनालिसिस पढ़ना है, कि एक ही चीज़ क्योंकि उसमें रिपीटेशन एनालिसिस वापस सेक्शन को रिपीट ही करते हैं ईजी लैंग्वेज में. सो आई हैव टू डिसाइड कि ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है. सो इन सम चैप्टर्स कुछ कंटेंट में डिसाइड किया कि सेक्शन खुद में सफिशिएंट है. फॉर एग्जांपल जो चैप्टर्स हमने इंटर में पढ़े हुए हैं, टाइम ऑफ सप्लाई या मे बी ITC के 16-17 सेक्शंस, या जो एकदम सिंपल सेक्शन जो हम इंटर पढ़ के हैं, वो मैं डिसाइड किया कि मुझे एनालिसिस की नीड नहीं है वापस पढ़ने की, मैं सिर्फ सेक्शन पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. सो एट दैट इन द फर्स्ट रिविजन मैंने वो टिक कर लिया कि मुझे सिर्फ सेक्शन पढ़ना है गोइंग फॉरवर्ड. तो मे बी कुछ चैप्टर्स में मुझे लगा कि नहीं एनालिसिस पोर्शन ज़्यादा अच्छा है, उसमें मे बी कुछ अच्छी टेबल्स बनी हुई या कुछ. फॉर एग्जांपल सेक्शन 18 ITC में आता है तो उसमें आई डिसाइडेड कि नहीं एनालिसिस बेटर है एज कम्पेयर टू द सेक्शन इटसेल्फ. तो वहाँ मैंने कहा कि सेक्शन नहीं पढ़ना, सीधे एनालिसिस पढ़ना, ताकि इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आगे रिपीटेशन नहीं होगा, एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ेंगे. तो ऐसे ही हो गया कंटेंट डिसाइड करने का. फिर आते हैं क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन मैंने कहाँ से करे थे. सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मैट है उसके क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन जो आई थिंक ज़्यादा नहीं है, प्लस जो टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे पहली प्रायोरिटी वो.
फिर मेरे ना सर के बुक के इलस्ट्रेशन, सर के क्वेश्चनर के क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन वॉज मेनली लाइक पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी, वो क्वेश्चंस कर लिए. फिर जो जैसे मेरी बुक थोड़ी पुरानी थी उसके बाद जो आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स है उसके क्वेश्चंस अलग से करना एंड एमसीक्यू बुकलेट. सो ये मेरा ऐसा एग्जॉस्टिव सोर्स था क्वेश्चंस करने का. बट देन आपको सब दिख ही रहा होगा कि इतने सारे क्वेश्चंस हम बार बार नहीं कर सकते. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने फर्स्ट रिविजन में हम ये ऑर्गेनाइजिंग का काम करें. मतलब लाइक मेरा फर्स्ट रिविजन वॉज नॉट अ प्रॉपर रिविजन, इट वॉज अ कैजुअल रीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. उसे मेरा फर्स्ट मेजर ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑर्गेनाइज करना था अपना कंटेंट को, अपने क्वेश्चंस को. सो व्हाट आई डिड वॉज, जब मैंने क्वेश्चंस करे पहली बार एंड नॉट नेसेसरली कॉपी में करे, चाहे ऑडिट भी कर लिया क्वेश्चंस को, एंड देन आई थॉट कि अगर ये क्वेश्चन इजी है या फिर कंसेप्ट पढ़ के डायरेक्टली इजीली हो रहा है मुझसे, सो आई वुड जस्ट क्रॉस आउट दैट क्वेश्चन कि क्वेश्चन मुझे वापस नहीं देखना अगले रिविजन से, इसकी नीड नहीं है. सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके रखा कि हाँ ये क्वेश्चंस मुझे नेक्स्ट टाइम भी देखने हैं. तो फर्स्ट रिविजन में फॉर एग्जाम्पल मेरी 60% क्वेश्चन क्रॉस हो गए इस तरीके से, राइट. क्रॉस स्टडी मैट के भी ना, क्वेश्चनर के भी, पास्ट पेपर के सबके. सो ये अप्रोच हम कंटिन्यूसली रखेंगे. सेकंड रिवीजन और क्वेश्चंस क्रॉस करें, थर्ड में और क्रॉस करें, क्योंकि भाई लास्ट डेज 1.5 डेज में इतना टाइम होगा ही नहीं कि हम इतने क्वेश्चंस कर सकें. इनफैक्ट मेरे केस में तो मेरे पास एक भी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं रहा था लाके 1.5 डेज में. तो जो मैं सिलेक्ट करे थे वो भी नहीं कर पाया था. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट क्वेश्चंस एकदम सिलेक्टेड रखना है जो हमें लास्ट में करना है, जो कि भाई है कि भाई इसके बिना तो समझ ही नहीं आएगा कंसेप्ट, ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा. वैसे क्वेश्चंस को ही रखना है, बाकी सब क्वेश्चंस को क्रॉस कर दो. अगर उन क्वेश्चंस में लग रहा है कि कोई एक नया कंसेप्ट है छोटा सा, तो उस कंसेप्ट को बुक में नोट कर लो या फिर एक अलग से नोट्स बना लो सिर्फ उन कंसेप्ट को नोट करने के लिए कि भाई इस क्वेश्चन का ये कंसेप्ट मैंने नोट कर लिया कि ये बाद में रेफर करने के लिए. तो अगली बार जब मैं लास्ट डे सिर्फ उस 2 लाइन के पॉइंट को भी रेफर कर लूंगा तो मेरा वो पूरे क्वेश्चन का नया कंसेप्ट कवर हो जाएगा, सो दैट कि मुझे वापस पूरा क्वेश्चन ना देखना पड़े. तो क्वेश्चंस में ये क्रॉसिंग करना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, कि इतने सारे क्वेश्चंस एक बार करना भी जरूरी है पर उसको बार बार करने का टाइम भी नहीं है. तो दिस क्रॉसिंग आउट ऑफ क्वेश्चंस आई बिलीव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग योर फर्स्ट रिविजन. सो फर्स्ट रिविजन में 15 डेज से मेरी अप्रोच यही थी. पहले मेनली ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट कि मुझे कौन सी बुक से करना है और फिर सेक्शन करना है कि एनालिसिस करना है, एंड सेकेंडली क्वेश्चंस करके उनको क्रॉस आउट करते जाओ, एंड थर्डली वॉज एमसीक्यूज. सो एमसीक्यूज जो हमारे रहते हैं, आई वुड से जो एमसीक्यू बुकलेट आईसीएफ ना प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर वो आई थिंक 40 एमसीक्यू ना केस स्टडीज होती है और 100-120 नॉर्मल एमसीक्यूज होता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो उसके अलावा ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज में, और उसको भी सिर्फ एक बार करना है, बार बार नहीं करना है. सिर्फ एक बार उसको प्रॉपरली कर लिया, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, नए लग रहे हैं, उनको उनके पॉइंट्स बनाए, उनको नोट कर लिया एक कॉपी के अंदर कि भाई इस क्वेश्चन में ये पॉइंट नया था, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट रिमेंबर करने का था. फॉर एग्जांपल कि जैसे ना एक होता है कि 5000 से कम का टैक्स इम्पैक्ट है तो पेनल्टी नहीं लगेगी. अब वो एग्जैक्टली लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू है. अभी हम बुक पढ़ते समय ध्यान नहीं देते, अब इस पर एमसीक्यू हो जाता है तब ध्यान पड़ता है. तो इस पॉइंट को मैंने नोट कर लिया कि वो लेस देन है कि लेस देन इक्वल टू है, ताकि आगे कभी आ जाए तो मुझे ध्यान रहे. तो है होने को बहुत सिंपल चीज़ है, पर इस पर कोई हल्का ध्यान नहीं पड़ता जो बुक पढ़ता है. तो एमसीक्यू करते समय ये सब चीज़ें जब दिखती हैं ना, तो इन सब चीज़ों को जो भी कुछ भी नया कंसेप्ट लग रहा है उसको नोट्स बना के नोट करिए, ताकि एमसीक्यूज वहाँ पर रेफर ना करने पड़े, क्योंकि अगेन हमारे पास लास्ट में टाइम नहीं होगा कि इतना सारा हम रेफर कर सकें. तो वो नोट्स बना लिए एमसीक्यूज के लिए. सो देन ये हो गया हमारा फर्स्ट रिविजन, जो सॉर्ट ऑफ फर्स्ट रीडिंग कहूँगा मैं जिसे. सो देन वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड रिविजन. तो सेकेंड रिविजन मेरा हुआ था ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ मार्च में, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था. उसमें मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 9 डेज, 8 to 9 डेज में लगे थे सेकेंड रिविजन में. सो दिस वॉज अ प्रॉपर रिविजन जहाँ पे मैं सब कुछ रिमेंबर कर रहा था. तो यहाँ पे मेरे पास क्लैरिटी थी कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कौन से सेक्शन पढ़ना है, वो पढ़ना है. सिर्फ वही पढ़ा जो पिछले रिविजन में मार्क करा था, सिर्फ वही क्वेश्चंस करे जो पिछले रिविजन में मार्क करे थे, और थोड़े क्वेश्चंस और क्रॉस कर दिए ताकि क्वेश्चंस और कम होते जाएं. सो दैट वाज द अप्रोच. और सेकेंड रिविजन में आके मैंने चालू किया मॉक टेस्ट देना. सो मॉक टेस्ट मैंने कोई ऑफिशियल ना सब्सक्राइब नहीं करे थे, मैंने इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स एमटीपीज को लेके उन्हीं को सॉल्व कर लिया था, और खुद ही सॉल्व करके खुद ही उनकी चेकिंग कर ली थी, देखने के प्रेजेंटेशन वगैरह सब सही है क्या, टाइम पे हो रहा है क्या. सो दैट वाज व्हाट आई डिड. तो मॉक टेस्ट के 2-3 एडवांटेजेस होते हैं जो मुझे लगे थे, जिस वजह से मैं था करता था. एक तो मॉक टेस्ट से शेड्यूल बैठ जाता है कि कि मुझे 8 दिन बाद मॉक टेस्ट से 8 दिन में कोर्स खत्म करना ही करना है. तो वो रिजिड शेड्यूल में आपका फिर डिसिप्लिन आके कोर्स खत्म हो जाता है. सेकेंडली आपको एक 3 घंटे में लिखना कैसे उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके टाइम पे खत्म हो रहा है क्या उसकी प्रैक्टिस हो जाती है. और एक रियलिटी चेक मिलता है कि हाँ जो मुझे आता है वो मैं लिख पा रहा हूँ क्या, उसे मार्क्स मिल रहे हैं क्या. सो दैट वाज द अप्रोच सेकेंड रिविजन में. 9 डेज का रिविजन हुआ था मेरा, एंड देन मॉक टेस्ट. एंड थर्ड रिविजन मेरा हुआ था अप्रैल में. दैट वाज ऑलमोस्ट 3 or 3.5 days ओनली.
ऑल्दो मैंने प्लान 4 डेज़ किया था, पर वो मेरा एक दिन वेस्ट हो गया था. सो 3.5 डेज से मेरा थर्ड रिविजन कंप्लीट हुआ था. सो दैट वाज अगेन, मतलब ये एक लर्निंग कर्व है, मतलब कि दिन कम क्यों हो रहे हैं. सो द ओनली मेजर रीजन इज कि एक तो हमने कोई ना कंटेंट क्रॉस कर दिया, दूसरा हमारा लर्निंग कर्व है. हम बार बार पढ़ेंगे तो वो ना टाइम कम लगेगा, ना उतना टाइम बार बार नहीं लगेगा. तो फर्स्ट 15 डेज लगे, फिर 9 डेज लगे, फिर 3 डेज लगे, ताकि नेक्स्ट टाइम 1.5 डेज में हो जाए. सो ना दीज वर द 3 रिविजन्स दैट आई डिड. फिर ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समरी बुक यूज़ करनी है क्या कोई भी. सो इन माई केस अर्लियर आई वॉज क्वाइट एडमेंट कि नहीं, मैं मेन बुक से ही पढ़ूंगा, समरी बुक से नहीं पढ़ूंगा. कि आई फेल्ट दैट समरी एग्जॉस्टिव नहीं होती है, समरी में कुछ रह जाता है. बट देन व्हाट हैपेंड इज, मेरा जब लास्ट 1.5 डेज में मैं आईडीटी पढ़ रहा था, तो मेरा ना कोर्स मेन बुक से करते हुए ख़त्म नहीं हो रहा था. तो मुझे कुछ छोटे चैप्टर्स के लिए समरी बुक रेफर करनी पड़ी. एंड एट दैट पॉइंट मेरी आई वॉज लाइक कि मैंने समरी बुक आज तक कभी नहीं देखी है, और मुझे कुछ चैप्टर्स के लिए उसको पढ़ना पड़ा और रिलाई करना पड़ा. आई हैड नो ऑप्शन कि मैं चेक कर सकूँ एग्जॉस्टिव है कि नहीं है. सो इफ़ यू फील कि आपका मेन बुक से कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा 1.5 दिन में, सो आप समरी बुक फिर उस केस में यूज़ कर सकते हैं. पर अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फर्स्ट रीडिंग में ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि मैं समरी बुक यूज़ करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार आप हर रिविजन में बुक्स चेंज नहीं कर सकते. तो अगर आपको लग रहा है कि समरी बुक यूज़ करनी है, तो आप फर्स्ट रिविजन में डिसाइड कर लो कि मैं समरी बुक से पढ़ूंगा. फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया है, सो देन आपकी सेकंड अप्रोच क्या रहेगी. तब भी आपकी अप्रोच यही रहेगी फर्स्ट रीडिंग में पहले मेन बुक से पढ़ना है, पूरा समझना है, क्लियर करना है, फिर समरी बुक से पढ़ना है और चेक करना है कि समरी बुक एग्जॉस्टिव है क्या. क्योंकि समरी उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होगा. कोई भी समरी बुक देख लो, कुछ ना कुछ उसमें होगा जो मेन बुक में एक्स्ट्रा होगा. एंड इफ यू फील कि मेन बुक में कुछ एक्स्ट्रा था जो समरी बुक में नहीं आ पाया, तो यू कैन सिंपली नोट इट डाउन. बुक में नोट कर लो, स्टिकी नोट लगा के नोट कर लो, कुछ भी लगा के उसको लिख लो, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस होए कि हाँ ये समरी बुक एग्जॉस्टिव है, मैं लास्ट डेज से पढ़ सकता हूँ. सो ये अप्रोच मैंने डायरेक्ट टैक्स में अडॉप्ट करी थी, आईडीटी में नहीं करी थी. आई थिंक ये कर सकते हैं, मतलब इन माई केस इट वर्कड आउट ना. जो मैंने समरी बुक से पढ़ा वो पेपर में आ गया था, तो आई कुड डू इट. बट अगर आप डिसाइड करते हैं तो ये अप्रोच फॉलो करना समरी बुक के लिए. ऐसा मत करना कि आप डायरेक्टली समरी बुक से पढ़ने लग गए, क्योंकि समरी बुक टोटली एग्जॉस्टिव नहीं होती एज कम्पेयर टू जो मेन बुक होती है. तो पहले मेन बुक से पढ़ के फिर चेक करना है कि समरी बुक एग्जॉस्टिव है क्या. जो नहीं लिखा उसमें उसको नोट करना है, सो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये बुक कंप्लीट है. सो दैट वाज अबाउट समरी बुक. ना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना कुछ कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना एक क्वेश्चन आता है सेक्शंस कोट करने हैं क्या, सेक्शंस याद करने हैं क्या. सो सेक्शंस याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सेक्शंस याद करो और कोट करो. अगर आपको याद रह जाता है तो वेल एंड गुड आप कोट कर दो, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे सेक्शंस याद करो. मतलब उसमें उतना एफर्ट डालने की नीड नहीं है सेक्शंस में. आपको जैसे कुछ लोगों के होता है कि उनको सेक्शंस के थ्रू ही कंसेप्ट याद रहता है, वो सेक्शन से उनके एक इंडेक्स बन जाती है, उससे कंसेप्ट याद हो जाते हैं. तो ऐसा हो रहा है तो वेल एंड गुड, पर बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें सेक्शंस के नंबर्स याद करने में, उसकी नीड नहीं है. आपको याद रह जाते हैं तो आप कोट कर दो. एग्जाम में नहीं याद रहते तो मत भी कोट करो ना, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. सेक्शन नंबर, रूल नंबर है, नोटिफिकेशन नंबर, कुछ भी उतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं होती. फिर एक पॉइंट जो मुझे फील हुआ था कि हम कई बार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो बड़े चैप्टर्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं आईडीटी में. जैसे हो गया आईटीसी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, या जो भी हमारे इंटर वाले बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. और इन दैट प्रोसेस हम जो छोटे चैप्टर्स हैं ना, मॉड्यूल 3 के, मॉड्यूल 2 के, अपील्स, असेसमेंट, पेनल्टीज एंड जो भी प्रोसीजरल टॉपिक्स हैं, रिफंड्स, उन सबको थोड़ा ना साइड लाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं बाद के लिए कि ये तो थ्योरी चैप्टर्स हैं. बट जो अभी CA फाइनल में चल रहे हैं इंस्टीट्यूट का, उन चैप्टर्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वो एकदम प्योर थ्योरी क्वेश्चंस भी नहीं होते. सो इट इज़ आई थिंक क्वाइट इंपॉर्टेंट कि उन चैप्टर्स को हम प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जो ITC वगैरह चैप्टर्स हैं वो हम इंटर में भी करके आए हैं, उनको हम हैंडल कर सकते हैं. पर ये चैप्टर्स को इंपॉर्टेंटली करना काफ़ी नेसेसरी है. कि ना कई बार हम होता है कि हम बड़े चैप्टर्स को स्टार्टिंग में लेते हैं रिविजन में, छोटे चैप्टर्स को एंड के लिए छोड़ देते हैं, फिर एंड में टाइम नहीं बचता, हम उनको छोड़ ही देते हैं, फिर वो एंड तक छूट जाते हैं. सो ट्राई कि ऐसा ना हो, आप छोटे चैप्टर्स को स्टार्टिंग में, मिड में कहीं पे रखें अपने रिविजन में, ताकि वो भी प्रॉपरली कवर हो जाए. क्योंकि बड़े चैप्टर्स को तो आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो. टाइम ऑफ सप्लाई आपको इंटर में पूरा रटा हुआ है, सेक्शन 12-13 जो है, तो उसको आप जल्दी जल्दी में निकाल दोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिविजन, तो उतना मैटर नहीं करेगा, आपको वो आता है. पर आपने अगर इन चैप्टर्स को, अपील्स, पेनल्टीज, जो थोड़े आजकल इंस्टीट्यूट पूछ रहा है क्वेश्चन, उनको निकाल दोगे तो थोड़ा इशू उसमें हो सकता है. सो उनको चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस करना. नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जो एग्जाम होता है वहाँ पे कैसे अपीयर करना है आईडीटी में. सो आपके जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है, उसमें आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टू सिलेक्ट करना कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं.
क्योंकि आपको एमसीक्यूज तो मिलते नहीं है रीडिंग टाइम में, आपको सिर्फ आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर मिलता है 70 मार्क्स का। तो आपको फर्स्ट डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आते हैं नहीं आते हैं। तो आप जब लें क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन 1 को स्किप करें, वो तो करना ही है, क्वेश्चन 2 to 6 को रीड करें और फिर उस पॉइंट पे डिसाइड करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन नहीं करने वाला। जैसे मेरे केस में आई वाज क्लियर, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन 6 पढ़ा, मैंने कहा थ्योरी क्वेश्चन है और मुझे थ्योरी उतने अच्छे से नहीं आती, ऑल्दो मैंने करी थी और मुझे उतने अच्छे से वो तीनों क्वेश्चन नहीं आते थे। तो एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड कि ये क्वेश्चन तो नहीं करना, 2, 3, 4 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही फोकस करना। बट इनकेस आपको अगर 2, 3, 4, 5 में भी डाउट होता है तो आप वापस ना क्वेश्चन 6 भी देख सकते हैं। तो वो एक मतलब मोस्ट ऑफ पीपल जितना मैंने देखा है सब क्वेश्चन 6 को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो थ्योरी होता है और वो नॉर्मली मुश्किल ही आता है, मतलब याद नहीं आता वो। बट वो फिर आपके पर्सनल चॉइस ना डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है। बट ये आपका फोकस रहना चाहिए रिटन टाइम में कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। और अगर वो डिसाइड नहीं भी हो पा रहा, 2-3 में डाउट हो रहा है कौन से नहीं करने, एटलीस्ट ये डिसाइड कर लें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, सो दैट आपका फ्लो बैठ जाए कि ना कौन सा क्वेश्चन मुझे ना स्टार्टिंग में करना है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, छोटा है और मुझे अच्छे से आता है, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। सो दैट आप डिसाइड कर लो और उसको सबसे पहले ले लो। और जब क्वेश्चंस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो आईडीटी में आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट्स होने चाहिए। जो भी आप फिगर लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जीरो लिख रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन या तो आप उसी टेबल में ब्रैकेट में दे सकते हैं या फिर नीचे अलग से भी नो वर्किंग नोट्स करके दे सकते हैं, वो आपकी टोटली चॉइस है, इंस्टीट्यूट दोनों को अलाउ करता है। पर वर्किंग नोट्स हर चीज़ के होने चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इन बोथ डीटी एंड आईडीटी ना। फिर आपके एमसीक्यूज जो अटेम्प्ट करने होते हैं तो उसकी 2 अप्रोचेज मैंने सुनी है जो आधे लोग फॉलो करते हैं। फर्स्ट है कि ना स्टार्टिंग में पेपर मिलते ही सबसे पहले आधे घंटे 40 मिनट्स के अंदर सारे एमसीक्यूज करती है। तो इसका एडवांटेज है कि वो एक बार एमसीक्यूज हो जाते हैं, फिर आप आराम से ना आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं 30 मार्क्स का पेपर हो गया 30-35 मिनट्स में, फिर आप अपना पूरा 2.5 घंटे में पेपर मैनेज कर सकते हो। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव लिखना उस स्ट्रेस में कंपेरेटिवली आसान है, स्ट्रेस में एमसीक्यूज अगर आपके एमसीक्यूज लास्ट में अगर छूट जाते हैं तो स्ट्रेस में एमसीक्यू सॉल्व करने में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्क्रिप्टिव में एरर करने के चांसेस। सो एमसीक्यूज कभी भी एंड के लिए मत छोड़ना, क्योंकि उसमें पे एरर के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक अप्रोच तो वो एकदम स्टार्टिंग में कर लिए, दूसरा अप्रोच है 1 घंटे बाद कर लिए कि पहले 2 क्वेश्चन कर लिए जो हमको ईजी लग रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंटली आते हैं, तो एक हमें फ्लो बिल्ड हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मेरा काफ़ी सारा पेपर हो चुका है 1 घंटे में, तो उस पॉइंट पे एमसीक्यूज कर लिए। तो आई थिंक कोई से जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा लेट मत करना है एमसीक्यूज को। ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे बाद या फिर लास्ट के लिए छोड़ रहे हैं एमसीक्यूज को, क्योंकि उस पॉइंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड पेपर से पहले आई थिंक 1.5 डेज की प्रिपरेशन इज वन थिंग। सो 1.5 डेज में क्या करना है ना, वंस यू कम होम आफ्टर डीटी एग्जाम ना थोड़ा रेस्ट लेके अपनी प्लानिंग कर लें कि मुझे कौन से चैप्टर्स कब कब करने हैं। सो दैट से आप इजी चैप्टर्स जो आपके हैं, जो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, उनको आपने फर्स्ट डे रख लिया कि भाई ये चैप्टर्स तो मुझे आते हैं। लेट से मुझे टाइम ऑफ सप्लाई आता है, या मुझे एकदम सप्लाई वाला चार्ज ऑफ जीएसटी, इंट्रोडक्शन, ये जो एकदम सिंपल चैप्टर्स हैं वो मुझे आते हैं, तो मैंने उनको फर्स्ट डे रात के लिए रख लिया कि भाई ये तो मैं अभी थोड़े कम थके हुए उसमें भी करूँगा तो हो जाएंगे। एंड लास्ट डे ना फिर अगले सुबह के थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स रख लिए जो आपको जिनमें थोड़ा टाइम लगता है, जिनमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है, उनको नेक्स्ट डे सुबह के लिए रख लिया एंड ऐसे फ्लो में। और फिर लास्ट डे सुबह के लिए आपको चैप्टर्स रखना है जो आपको लगता है कि मुझे सुबह सुबह रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर्स आपको लगते हैं कि मुझे सुबह रिवाइज करने रहेंगे, या फिर लेट से जो चैप्टर्स कम इंपॉर्टेंट है उनको भी सुबह के लिए छोड़ सकते हैं एग्जाम की सुबह के लिए, तो वो मिक्स रहेगा सुबह के लिए। प्लस जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आपने एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए थे और जो क्वेश्चंस के नोट्स बनाए थे, ये नोट्स हैं जो आपको सुबह सुबह रेफर करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि ये आपके अगर 5-6 पेज के नोट्स भी हैं, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं और सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। इनको लास्ट डे सुबह सुबह करके जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर IDT from my side. So I'll continue making videos for other subjects. So stay tuned and subscribe to my channel. Thank you.